नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। ओबराय ग्रुप मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। वाइल्ड फ्लावर होटल मामले में सुनवाई आज, और हिमाचल हाई कोर्ट में होटल मामले में सुनवाई होनी है। होटल के अधिकारों को लेकर फैसला संभव है, और प्रदेश सरकार ने होटल को कब्जे में लिया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओबराय ग्रुप मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। वाइल्ड फ्लावर होटल मामले में आज सुनवाई, और आपको बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट में होटल के मामले में आज सुनवाई है, और होटल के अधिकारों को लेकर फैसला संभव है। तो प्रदेश सरकार ने होटल को कब्जे में ले लिया था, और ओबराय ग्रुप मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज वाइल्ड फ्लावर होटल मामले में सुनवाई है। हिमाचल हाई कोर्ट में होटल के मामले को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आ सकती है, और होटल के अधिकारों को लेकर इसमें फैसला संभव है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। तो विकास, हिमाचल हाई कोर्ट में आज होटल मामले को लेकर सुनवाई होनी है, और होटल के अधिकारों को लेकर आज फैसला संभव है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? वो 2 मरतबा हो चुकी है। पहली बात तो ये है कि पिछले 22 साल से लगातार ये लड़ाई सरकार लड़ रही है। सरकार का ये दावा है कि ऐसी जो संपदा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल की अपनी जो जागीर है, उसको किस तरह से वापस जो है वो लाया जाना है, इसके ऊपर राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है। मुख्य बिंदु जो है वो इस मामले पर वो ये है कि 22 साल से, यानी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा ऐसा समय हो चुका है जब लीज का जो पैसा है या जो अन्य जो रॉयल्टी है जो दी जाती है, वो अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिल पा रही है। डिस्प्यूट जो है वो लगातार चल रहा है, विवाद लगातार चल रहा था। यही बड़ी वजह थी। पिछली सरकार ये कह रही है कि सत्ता में आने के बाद फोकस में जो है इन चीजों को रखा गया। जहां जहां इस तरह से विवादों में जो हिमाचल की प्रॉपर्टी चल रही है, हिमाचल की ही प्रॉपर्टी बाहर के लोगों के हाथ में चली गई, और उसके बाद वो अपना कब्जा उस पर जमा कर बैठे हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को किस तरह से वापस लिया जा सकता है, और क्योंकि ये आलीशान प्रॉपर्टी जिसकी यहां पर बात हो रही है, वाइल्ड फ्लावर हॉल, होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल, और ये जो है 126 बीघा में जो है ये पूरे का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है कम उसमें बना है, लेकिन पूरी 126 बीघा ये जमीन है जिसका सरकार जो है वो उसने लीज पर आगे किसी कंपनी को यहाँ पर दी थी। अब इस कंपनी के साथ मिलकर, क्योंकि कई तरह के तकनीकी पहलू थे कि आपको 5 साल के अंदर जो है इसका निर्माण करना था, क्योंकि उससे पहले होटल जो है वो जल चुका था, उससे पहले जो वहां पर स्ट्रक्चर था वो जल चुका था। उसके बाद ये निर्माण यहाँ पर किया गया, और ये होटल के नाम पर ये जमीन जो है वो यहाँ पर दी गई। लेकिन उसके बाद से अभी तक जो पैसा नहीं मिल रहा है, एक तो ये पैसा वापस चाहिए, और सरकार ने पिछली बार जो यहाँ पर हेयरिंग हुई थी हाई कोर्ट में, उसके अंदर साफ तौर पर अधिकार अपना जताया, और अदालत के जो आदेश थे उसके अनुसार जो राज्य सरकार के जो अधिकारी थे उनको नियुक्त किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर नियुक्त किया गया, और उसके बाद जाकर उन्होंने अपना कब्जा वहां पर दिया। शाम होते होते जो दूसरा पक्ष था, यानी होटल की तरफ से जो पक्ष था, उनके वकीलों ने एक फिर से सुनवाई जो है वो इसमें उस मामले पर हुई, और उसके बाद उस पूरे जो अधिकार को, जो सरकार अपना अधिकार जिस पर जता रही थी, उसके ऊपर स्टे यहां पर लगा दिया था। अब उसके बाद फिर से वक्त जो है वो मांगा गया। मामला जो है वो हाई कोर्ट में अभी भी चल रहा है। आज की तारीख तय की गई है, 2 बजे का समय हो रहा है। सुनवाई जो है वो अंदर अब से शुरू हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद निश्चित रूप से आज कोई बड़ा फैसला इसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि या तो ये होगा कि सरकार पूरी तरह से अपना मालिकाना हक जो है वो इसके ऊपर जिस तरह से जताया गया है, आज अपनी दलील यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से, सरकार के जो वकील हैं वो यहाँ पर रखेंगे, और इसके साथ ही जो विरोधी पक्ष यानी जो दूसरे पक्ष हैं, जो होटल की तरफ से जो वकील हैं, आज वो भी अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रखेंगे कि आखिरकार क्या वजह है। क्योंकि पिछली बार जब हमारी उनसे बात हुई थी, जो पिछली सुनवाई यहाँ पर हुई थी, उसके बाद जो उनके वकील का जो पक्ष सामने आया था, उसमें ये कहा गया था कि सरकार ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जो है वो होटल में जाकर वहां पर अपना कब्जा वहां पर किया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि वहां पर जो गेस्ट ठहरे हुए हैं,
क्योंकि वो होटल है, अभी चल रहा है वो होटल, और ऐसे में महंगे होटलों में शुमार जो है ये होटल है। तो ऐसे में जो वहां पर गेस्ट ठहर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ठहर सकते हैं, और जो वहां पर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो वैसे ही, वो कार्यप्रणाली वैसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा आगे के लिए भी जो बुकिंग्स है उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई परेशानी जो है, वहां के जो गेस्ट होंगे, जो पर्यटक होंगे या फिर और जो लोग होंगे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो यहां पर नहीं होगी। ये साफ राज्य सरकार की तरफ से किया गया था। लेकिन जो होटल के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। हालांकि स्पष्ट जो है वो चीजें तभी हो पाएंगी अब जब हियरिंग जो है वो एक बार फिर से यहां पर जो अंदर सुनवाई चल रही है उसके बाद जब वकील बाहर निकलेंगे और जो जजेस हैं जो अपना फैसला यहां पर सुनाएंगे, क्योंकि जस्टिस संदीप शर्मा जो हैं वो इसमें हैं और इसके साथ ही जस्टिस विवेक शर्मा जो हैं वो है, उनकी ड्यूल बेंच पे ये सुनवाई जो है वो आज यहां पर होनी है। लिहाजा हर किसी की नजर इसी पे है कि क्या सरकार को कोई झटका इस पर जो है वो लग सकता है, क्योंकि जो दूसरा जो होटल के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीके से ये कब्जा जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में क्या कोई झटका लग सकता है या फिर पक्ष जो है वो सरकार का यहां पर सुना जाएगा और सरकार का जो अधिकार, जिस तरह से कब्जा वहां पर किया गया या जो सरकार के वकील की तरफ से जो बातें यहां पर रखी गई, क्या वो पक्ष जो है वो आज फिर से एक बार उसके ऊपर सुनवाई होगी? तो आखिरी फैसला जो है वो यहां पर किया जाना है, क्योंकि एक ऐतिहासिक धरोहर, देखिए ये बताया गया है कि 115 साल से पुराना जो है ये प्रॉपर्टी है, ये होटल है, जो कि पूर्व में 1993 में जो है इसमें आग लग गई थी, फिर जलकर ये राख हो गया था। उसके बाद फिर से इसको जो है वो बनाने की कोशिश की गई। अब सरकार ने उस समय किन कारणों से इसको नहीं चलाया, किन कारणों से लीज पर किसी और को दिया, ये तमाम चीजें जो है वो इतिहास के पन्नों में है। लेकिन आज राज्य सरकार जो है ये कह रही है कि हमें ये होटल वापस चाहिए, हम इसे चलाएंगे या हम चलाएं या फिर आगे हम किसी और को दें, लेकिन फिलहाल इस होटल के जो प्रबंधन है उनकी तरफ से हमें कोई पैसा यानी रॉयल्टी के नाम पर, लीज के नाम पर अभी तक कुछ नहीं मिला और वो हमें जो है वो इसमें मिलना चाहिए। इसलिए अधिकार जो है वो यहां पर सीधे तौर पर राज्य सरकार का है। इस तरह का कहना अभी तक जो दलील सरकार के वकीलों की तरफ से जो दी गई है वो इस तरह की है। ठीक है विकास, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाइल्ड फ्लावर होटल मामले में सुनवाई और हिमाचल हाई कोर्ट में होटल मामले को लेकर सुनवाई, आपको बता दें कि फैसला संभव है और होटल के अधिकारों को लेकर इस सुनवाई में फैसला संभव है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बड़ी जानकारी देते हुए बता दें कि मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में एमएलए भी वोट देंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर इसको लेकर तंज भी कसा है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजीव बिंदल लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और चुनाव में विधायकों को वोटिंग मिले राइट पर सरकार को एक बार फिर से घेरने का काम किया है राजीव बिंदल ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। कॉरपोरेशंस में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, उनकी समय अवधि समाप्त हो गई। समय अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक उनके चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं की। नोटिफिकेशन जारी करके और जिलाधीश महोदय को अधिकृत कर दिया। जिलाधीश महोदय ने स्पष्टीकरण मांगा प्रदेश की सरकार से कि क्या विधायकों को कॉरपोरेशन में मेयर व डिप्टी मेयर चुनने के लिए वोटिंग का राइट है या नहीं। काफ़ी दिनों तक वो स्पष्टीकरण नहीं आया, परंतु बाकायदा सेक्रेटरी की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि विधायकों को वोटिंग राइट नहीं है। तत्पश्चात इलेक्शन अलग अलग डीसीज ने अनाउंस करने शुरू किए। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र इन दिनों घने कोहरे की मार को झेल रहे हैं और इस कारण लोगों को जहां एक तरफ प्रचंड ठंड से सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे की मार से काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। घने कोहरे के चलते लोगों को धूप का इंतजार करना पड़ रहा है और नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली और मंडी पठानकोट पर इन दिनों रोजाना कोहरा छाया रहने के बाद विजिबिलिटी भी बहुत ही कम हो जाती है। जैसा कि आपने देखा ही है कि इस बार जो धुंध पड़ती है, जो फॉग पड़ती है मंडी के अंदर, वो थोड़ा जल्दी शुरू हो गई है
तो आजकल धुंध पड़नी शुरू हो गई है। सुबह के वक्त जो है नेशनल हाईवे इधर जो हमारा जोगिंद्रनगर मंडी है, इस पे भी दरंग से आगे, मैगल से आगे मंडी साइड को धुंध पड़ रही है। और मंडी से लेके पुलघाट से लेके आगे पूरा बल वैली सुंदरनगर होते हुए बवाना तक जो है ये धुंध का प्रकोप जो है वो आजकल जारी हो गया है। सुबह के समय वाहनों के धुंध के कारण छिटपुट टकराने की सूचनाएं आ भी रही हैं। उधर हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चयन को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने जीते हुए विधायकों को नगर निगम की चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग अधिकार दे दिए हैं। साथ ही राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर सवाल भी दागे और उन्होंने कहा कि नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनावों की घोषणा होने के बाद अधिसूचना जारी कैसे हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान की सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का टेन्योर 2.5 वर्ष का रहता है। 2.5 वर्ष के बाद फिर से नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। अक्टूबर महीने के लगभग 12 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन, 4 नगर निगम, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। लेकिन पिछले 1.5 महीने से सरकार उस चुनाव को लटका रही थी और 1.5 महीने से नगर निगम के काम जो है वो प्रभावित हो रहे थे। परसों यानी 21 तारीख को सरकार द्वारा चुनाव की नोटिफिकेशन कर दी गई और उसकी तिथियां निर्धारित कर दी गई। शिमला में इन दिनों 5 दिवसीय कला और शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कला एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश और राज्य संग्रहालय की ओर से आयोजित किया जा रहे इस मेले में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कला और मूर्तिकार अपनी कलाकृतियों को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यूं तो अपने आप में बेहद प्राचीन और खूबसूरत शहर है, लेकिन इन दिनों यहाँ पर एक मेला लगा है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगी है और ऐसे में जो स्टोन कार्विंग है उनको लेकर, इसके अलावा हैंडलूम और तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। सबसे पहले ये नमूने देखिए आप, जो इसमें ख़ास तौर पर शिल्प कला जो है वो यहाँ पर दर्शाई जा रही है और इसमें भगवानों की और जितने भी हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो पत्थरों पर उकेरी गई है। हमारे पास यहाँ ये सब सामान लेकर आए हैं, जो इन मूर्तियों को लेकर आए हैं वो मौजूद हैं। आप अपना सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम जी हरवेद है और मूर्तिकार और ग्राम सोई से ईसा ब्लॉक से। तो मैं हर प्रकार की मूर्ति देवी देवताओं की, जैसे बंदे की मूर्ति होती है, कई बंदा सवार हो जाते हैं तो वो भी हम बना देते हैं। सीमेंट में, लकड़ी में और पत्थर में, हम 3 प्रकार से काम करते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लेकर आए हैं, खास तौर पर इसमें देखें तो देवी देवताओं की मूर्ति है। कितना समय इन मूर्तियों को बनाने में लगता है और किस तरह की मेहनत आप जैसे ये विष्णु भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है, एक विष्णु भगवान गरुड़ासन की और एक विष्णु भूमियासन की मूर्ति बनी हुई है। इसमें काफी मतलब आर्ट है, इस वजह से मतलब ये 90 और 70 हज़ार की कीमत लगी है इसकी। और इसको समय भी 3 महीने का समय लगा है, 3 साढ़े 3 महीने। और आर्ट को देख के होता है काम, जैसे जिसमें आर्ट कम होगा उसकी कीमत थोड़ी कम होगी, जो ज्यादा आर्ट होगा ऐसा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मूर्तियाँ जो मैं देख रहा हूँ तो इसमें कई तरह की मूर्तियाँ, आपकी शुरुआत कहाँ से की, कैसे शुरुआत हुई इन सब की, आपने कैसे बनाना शुरू किया? क्या शुरुआत में ऐसे की है मैंने कि मैंने पहले तो 22 साल कारपेंटरी और मशीनरी का काम किया और उसके बाद ये 30 साल मुझे इस मूर्ति कला में हो गए। मेरे फादर भी काम करते थे, आगे महाराज हमने भी काम किया, कर रहे हैं। अभी 80 साल की मेरी एज हो गई है और आगे लड़का भी मेरा काम करता है। यही मेरा प्रोफेशनल काम चला है।
तो क्या इससे पहले आपके पुरखे भी इस तरह के काम करते रहे हैं कि आपने हमारे फादर करते थे काम ना, तो उनसे हमने सीखा और हमारा लड़का हमसे आगे सीख रहा है। अच्छा, इस तरह का अगर देखा जाए तो क्योंकि सरकार भी कहती है कि वो बढ़ावा दे रही है हाँ जी। हैंडलूम की चीज़ों को, तो क्या और मंचों पर आज यहाँ आप अपनी जो है प्रदर्शनी में ले आए हैं जो अपनी कलाकृति है, क्या आपको और जगह भी इस तरह का मौका मिला है अपनी कलाकृतियों को दिखाने का? प्रदर्शनी तो हम काफ़ी जगह लगा चुके हैं। हमने भोपाल में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, किन्नौर में, शिमला में और धर्मशाला में, तो ये मंडी में, सोलन में, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते उधर ये लगाई है प्रदर्शनी, काफ़ी प्रदर्शनी लगाई, चंबा में, खजियार, डलहौजी में, ये तो हमारा रहता है। इसके अलावा आखिरी सवाल है कि क्या आपको वो सब चीज़ें, क्योंकि आप बहुत सारा मेहनत इसमें लगती है, वक्त लगता हाँ जी, हाँ है, तो जी। क्या इस तरह से आपकी, क्योंकि सबसे मेन इसमें सबसे बड़ा भरण पोषण एक बहुत बड़ी समस्या आती है सामने, उस तरह का आपको सपोर्ट मिल पा रहा है आज के लिए? तो सपोर्ट तो ऐसा है मानो, तो पहले तो इसमें कुछ नहीं था, तो अभी ऐसा है कि लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, काम चल रहा है भगवान की कृपा से। और जो मैंने ये काम किया है मूर्ति का लगा, से मुझे अवार्ड मिल चुका है और उसकी मेरे को पेंशन भी लगी हुई है। तो ऐसा चलिए, यहाँ पर जो है लगातार जो है लोग ये आपने इनको सुना कि किस तरह की मेहनत जो है इस पूरे कलाकृतियों को बनाने में लगती है, और उसी का यहाँ पर बेहतरीन नमूना एक देखने को हमें यहाँ मिला है। और इसी के अलावा इनका ये भी कहना है कि जब से सरकारी तौर पर इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तब से इनके लिए भी ये स्थिति, ये जो राह है, ये आसान हो गई है। उधर बिलासपुर के बड़गांव कृषि सहकारी सभा के सदस्यों और ग्रामीणों के लिए जल्द कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं ताकि ग्रामीणों को सुविधाएं मिल सकें। और सभा के प्रधान कैप्टन ओम प्रकाश ने बताया कि इस सभा को अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से सभा जिले भर में डबल ए ग्रेड से सम्मानित हुई है। कर्मचारियों की भागीदारी और कमेटी का हिस्सेदारी शामिल है। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है। जब 7 जुलाई में कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंगा हुआ था तो यहाँ पे फोन आया, तो यहाँ पे सूबेदार धनराम जी बैठे हैं। मुझे रात को फोन आ गया इनका, क्योंकि जो आपको चाहने वाले हैं उनको चिंता होती है। जगी भी मुस्कुरा रहा है। और समथिंग में आपकी सोसाइटी थी, 2-3 लाख तो आपका प्रॉफिट साल का निकलता था। हम लोगों ने मेहनत की, जय किशन जैसे लोग, उस कमेटी के लोग, थानेदार जी थे, बड़ा भारी पैसा लाया देने वाले से, फौजियों का पैसा लाया, ये सुरेंद्र जी महान लोग बैठे हैं, पेंशन आइन का पैसा लगाया, बहुत लोगों का पैसा लगाया, और आपकी सोसाइटी को बात नहीं थी, और पूरे लोग कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चले। हमने उधर हमीरपुर नगर परिषद की ओर से कूड़े प्रबंधन में बेहतरीन व्यवस्था हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुकानदारों, घरों और होटलों से सूखा और गीला कूड़ा करकट अलग अलग करके लिया जा रहा है। नगर परिषद के ईओ की माने तो शहर से हर रोज 6 टन कूड़ा कचरा निकलता है और इस कूड़े से खेतीबाड़ी के लिए खाद तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो कूड़े के अवशेष बच रहे हैं उसे सीमेंट बनाने के काम में लाया जा रहा है। नगर परिषद हमीरपुर में जो कूड़े कचरे की प्रबंधन की व्यवस्था है, उसमें शहर में अब हम नगर परिषद द्वारा जो है घरों से, दुकानों से और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जो है कूड़ा हम अलग अलग ले रहे हैं। किसी से भी हम मिक्स रूप से कूड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि गीला और सूखा कूड़ा जो है और हानिकारक कूड़ा ये अलग अलग जो है हमारे सफाई कर्मचारी ले रहे हैं। और इसका जो पूरे शहर में जैसे हमारा कूड़ा जा रहा है, वो हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहाँ पर इसका जो अलग अलग पृथक्करण करके जो भी है हमारा, उसको हम जैसे उसकी खाद बना रहे हैं, और जो ड्राई वेस्ट है उसको हम सीमेंट प्लांट अल्ट्राटेक को और बाहर भेज रहे हैं, और RDF वहाँ पे यूज हो रहा है। कुल्लू के सुल्तानपुर में सुबह एक मकान में अचानक से जोरदार धमाका हुआ है। वहीं इस धमाके में घर के भीतर एक युवक को चोट आई है। इसके अलावा मकान से मलबा भी बाहर गिरा और साथ लगते मकान के बाहर खड़े एक बुजुर्ग के सिर में भी चोट आई है। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन फिलहाल धमाके के कारण का पता नहीं चल पाया है।
ये सुबह 8 बजे की आज घटना है जी लगभग। तो बहुत ज़ोर से एक ब्लास्ट सुनाई दिया। तो अब जब मौके पर हम सब लोग पहुंचे यहाँ पर तो देखा कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, काफ़ी सामान टूटा है। और तो पहले तो ऐसा लगा कि गैस लीक की वजह से सिलेंडर फटा है, मगर जब ध्यान से देखा तो गैस की उतनी स्मेल नहीं आ रही थी। तो अभी ये फॉरेंसिक टीम का मामला है। ये तो फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो इकट्ठे हुए और साथ में ही हमने फिर जो तहसीलदार जो है और साथ में एएसपी डीएसपी वो मौके पर ही यहाँ पर आए, उन्होंने देखा है। और अभी ये फॉरेंसिक टीम का जांच का विषय है और तहसीलदार वगैरह आके चेक करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। तो लगभग 8:30 और 8:45 के बीच की बात है। मुझे नवीन का फोन आया। नवीन के ये नाना का घर है, बोला मेरे नाना के घर में कोई धमाका हो गया तो आप आइए। मैं अभी पूजा में बैठा हूँ, मैं आता हूँ। और उसके बाद मैंने जैसा इन्होंने कहा रेवेन्यू वालों को भी मैंने फ़ोन किया, वो अभी पहुँच चुके हैं यहाँ देवेंद्र जी, उनके पास रोज़ा नामचा रहता है। और मैंने सेटलमेंट वगैरह सब जगह बात की और पुलिस में भी मैंने बात की है, वो भी पहुँच चुके हैं। एसडीएम साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है। और आपको ये भी बता दें कि मंडी से भी एसएचओ साहब ने और सेन साहब ने फ़ोन कर दिया है, फोरेंसिक टीम चल पड़ी, तो लगभग 2-3 घंटे में पहुंचेगी। मैं सुबह अपने घर के आगे सफाई कर रहा था और उसी समय बहुत जोर का धमाका हुआ और काले रंग के धुआं से सारा जो है वो एरिया जो है वो काला हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये धमाका कहाँ हुआ। मैं अपने घर की तरफ देखूं, मैं क्या कि शायद मेरे कोई नुकसान हुआ हो या मेरे घर में कोई ऐसी सिलेंडर फटा या क्या हुआ। लेकिन मिसेज मेरे बाहर जब दौड़ करके आए तो उनसे पता लगा कि नहीं वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने साथ वाले मकान में देखा तो वहाँ बहुत काले रंग का धुआं था। उसके साथ ही मेरे मकान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सारे शीशे और खिड़कियाँ टूट गए, दीवार दरारें आ गई और आसपास के जितने भी मकान थे लगभग 100-150 मीटर तक की दूरी तक जो थे उन सब के शीशे जो है टूट गए। तो उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाके देखा तो गैस के सिलेंडर बिल्कुल सेफ थे, गैस के सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि गैस लीक हुई है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जिस बात से जितना शौक मुझे उस धमाके से हुआ, मुझे उससे महसूस हो रहा है कि ये कोई एक्सप्लोसिव था। आज सुबह जो है सुल्तानपुर एरिया से एक धमाके की आवाज़ आई थी, तो हमारी पुलिस पोस्ट चौकी से और थाने से जो आईओज हैं वो मौके पे पहुंच गए थे और जो घायल हैं उनका इलाज आरएच हॉस्पिटल में चल रहा है और पुलिस जांच कर रही है। अभी जो हमारे आईओज ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और साथ में एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली जाएगी, फॉरेंसिक टीम की भी हेल्प ली जाएगी। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।